आउटपुट, मैक्सिमम पावर आउटपुट। ठीक है, कि आपके पास किसी भी सर्किट में मैक्सिमम पावर कब होगी, इसके बारे में आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपको याद हो कि हम लोगों ने एक डायग्राम ड्रॉ की थी, तो आज के सेशन में भी हम लोग यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ करेंगे और साथ में हम लोग इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे। ठीक है, एक्सप्लेनेशन और डायग्राम हम लोग दोनों साथ साथ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसकी डायग्राम करते हैं। ठीक है, अब डायग्राम इसकी कैसे होगी, ज़रा इसको ध्यान से देखना। अज्यूम करो भाई, अगर आपके पास ये एक रजिस्टर आ गया, इस रजिस्टर को मैंने R का नाम दे दिया और मैं क्या करता हूँ, इस रजिस्टर के साथ किसी EMF को कनेक्ट करवाता हूँ। EMF मतलब सेल आ गया आपके पास, और मैंने इस रजिस्टर के साथ किसी EMF को कनेक्ट करवा लिया। और जाहिर सी बात है, आप सबको पता है कि इस EMF के अंदर आपके पास एक इंटरनल रजिस्टर होगा और साथ में आपके पास एक पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होगा। अब उस इंटरनल रजिस्टर को आपने स्मॉल r से डिनोट कर लिया और EMF को आपने E से डिनोट कर दिया। ठीक है, अब पहला पॉइंट क्या आ जाएगा, इसका पहला पॉइंट क्या होगा, ज़रा ध्यान से देखना। कंसीडर we take a resistor R which is connected with a battery having internal resistance small r and EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E। ठीक है, तो ये आपके पास पहला पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, हमने क्या किया, हमने एक रजिस्टर लिया बड़ा R, जिसको हमने किसी बैटरी के साथ कनेक्ट किया और उस बैटरी की EMF आपके पास E आ गई और इस बैटरी के अंदर जो रजिस्टर है वो आपके पास स्मॉल r आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, अब दूसरा पॉइंट क्या होगा, दूसरा पॉइंट क्या होगा भाई, आपके पास इस पॉजिटिव टर्मिनल से करंट पास हुआ, सबसे पहले इंटरनल रजिस्टर से पास हुआ, फिर उसके बाद आपके पास एक्सटर्नल रजिस्टर से आपके पास होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, दूसरा पॉइंट क्या होगा, द करंट इज पास from EMF E towards internal resistor and then pass to the external resistor। ठीक है, तो लिखा मैंने क्या कि सबसे पहले आपके पास करंट पास होगा EMF से, पहले आपके पास इंटरनल रजिस्टर से पास होगा, फिर आपके पास वो एक्सटर्नल रजिस्टर R में से पास होगा। ठीक है, अब पॉइंट नंबर थ्री आपके पास क्या होगा, द वोल्टेज अक्रॉस द सर्किट। 2 मिनट वेट करो। द वोल्टेज अक्रॉस द सर्किट इज, द वोल्टेज, लगता है आज राहत जो है वो अनब्लॉक हो गई है। द वोल्टेज अक्रॉस द सर्किट इज, अब आपके पास टोटल वोल्टेज क्या होगी इसको हम लोग देखते हैं। तो आपने क्या कहा था, आपने ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ था, E इज इक्वल टू I इंटू स्मॉल r प्लस लार्ज r आ जाएगा। और यहाँ से आपके पास करंट किसके इक्वल हो जाएगा,
करंट आपके पास आई किसके इक्वल हो जाएगा? तो करंट आपके पास हो जाएगा आई इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाय आर प्लस बड़ा आर आ जाएगा। मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगा। अच्छा, मुझे एक बात समझ नहीं आती कि स्टूडेंट्स जो हैं वो आते हैं और उसके बाद क्या कहते हैं, जी मुझे आज नोटिफिकेशन नहीं आई, बाय बाय। और खुदा की बंदी, तुमने जाना है तो जाओ। तुम्हें क्या लगता है भाई कि अगर तुम नहीं जाओगी तो हम लोग तुम्हारे बिना जी नहीं पाएंगे, हम लोग मर जाएंगे, या ये होगा वो होगा? और नहीं भाई, हम बिल्कुल खुशहाल हैं, हम बिल्कुल खुशहाल हैं। कोई आए ना आए हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम बिल्कुल खुशहाल एंजॉय कर रहे हैं बस। हाँ जी, मैं तो भाई रोज़ाना के बेस पे कहता हूँ कि सर फिर समझ नहीं आती ना, कोई बात नहीं सर, आपस की बात है, आपको वाइफ की ज़रूरत नहीं। क्यों? वजह क्या है इसके पीछे? भाई क्या लॉजिक है कि आपने ये वाली बात की? तो खैर चलते हैं, नहीं आपस की बात नहीं है तो आगे चलते हैं जी। बच्चे दोबारा से एक दफ़ा रिपीट कर रहा हूँ सारे स्टेप्स को। तो पहला स्टेप हमने क्या किया? ज़रा ध्यान से देखना बच्चे, एक दफ़ा दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है? पहला स्टेप हमने क्या किया? हमने एक रजिस्टर आर लिया, उसको हमने किसी बैटरी के साथ कनेक्ट करवा लिया, ठीक है? और उस बैटरी का आपके पास इंटरनल रजिस्टर स्मॉल आर है और आपके पास ईएमएफ आपके पास क्या आ गया? ई आ गया। तो पहला पॉइंट क्या आ जाएगा? कंसीडर वी टेक अ रजिस्टर आर, हमने एक रजिस्टर आर लिया विच इज़ कनेक्टेड विद अ बैटरी, हमने उसको बैटरी के साथ कनेक्ट किया, हैविंग इंटरनल रजिस्टर स्मॉल आर, जिसका इंटरनल रजिस्टर आपके पास स्मॉल आर है, एंड ईएमएफ ई, और उसका ईएमएफ क्या आ जाएगा? ई आ जाएगा। अब पॉइंट नंबर 2 आपके पास क्या हो जाएगा? तो जाहिर सी बात है, करंट आपके पास ईएमएफ से पास करेगा, सबसे पहले इंटरनल रजिस्टर से पास करेगा और उसके बाद एक्सटर्नल रजिस्टर से पास होगा। द करंट इज पास, करंट आपके पास कहाँ से पास हुआ? फ्रॉम ईएमएफ से टूवर्ड्स द इंटरनल रजिस्टर, फिर इंटरनल रजिस्टर से, एंड देन पास टू द एक्सटर्नल रजिस्टर, फिर वो एक्सटर्नल रजिस्टर से पास होगा। अब क्या होगा? द टोटल वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर इज, the total voltage across the resistor is E is equal to I plus R into R, ये हमने लास्ट टाइम इक्वेशन पढ़ी थी, एंड I is equal to E divided by R plus R। अच्छा, मैं एक बात में सोच रहा था कि मैं अक्सर औक़ात वैसे ही रात को बहुत बुरा कहता हूँ भाई वो काम के लिए, लेकिन कमाल की बात यह है कि सबसे ज़्यादा काम की लड़की जो है वो राहत है। यकीन मानेंगे, आज भाई मेरा दिल करता है कि राहत की दिल से तारीफ़ करूँ, क्योंकि ये वो वाहिद बच्ची है जिसने आज तक कभी क्लास मिस नहीं की, कभी भाई किसी को डिस्टर्बेंस नहीं की। मतलब बेचारी मस्कीन सी लड़की है, चुपचाप होके बैठी रहती है। तो अल्लाह भाई इसको खुश रखे, आबाद रखे, और अल्लाह इसको जल्दी अपने पास बुला ले। मतलब आई मीन इसको लंबी उम्र दे, मेरा मतलब ये है, मेरा वो मतलब नहीं थी। तो अल्लाह इसको लंबी उम्र दे। तो चलते हैं बच्ची आगे के सेशन की तरफ। अच्छा, मैंने कहा कि अल्लाह इसको जल्दी अपने पास बुला ले, तो आगे से कहती है आमीन। अच्छा जी, तो ये आपके पास, हाँ सब्र करो, वेट करते हैं जी। अच्छा जी, अब इसके बाद क्या होगा? पॉइंट नंबर 4 क्या होगा? द पावर डिलीवर, पॉइंट नंबर 4 क्या होगा? द पावर डिलीवर to the resistor is, अब आपके पास पावर क्या होगा? तो आपने पावर के बारे में ऑलरेडी पढ़ा था, और वो आपके पास क्या था? P इज इक्वल टू I इंटू V। और आपने ये भी पढ़ा था भाई कि आपके पास क्या हो जाएगा भाई? आपके पास V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर, एंड I इज इक्वल टू, ये क्या कर रहे हो यार? ये V इज इक्वल टू आई आर नहीं होता, ये था। अच्छा जी, और V इज इक्वल टू आई आर आपके पास होता है।
तो यहाँ से पावर क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर हो जाएगा। तो पावर आपके पास क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। अच्छा जी, अब पॉइंट नंबर 5 आपके पास क्या होगा, पॉइंट नंबर 5 आपके पास क्या होगा बच्चे, अब मेरी राइटिंग ऐसी ही है, मैं क्या कर सकता हूँ, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, द रिजल्ट विल बी, अब आई की जगह पर आपने क्या लिखा था, आई इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाय आर प्लस आर, ठीक है। अब आपने आई की जगह पर क्या लिखना है जी, आई इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाय आर प्लस आर। तो आपके पास इक्वेशन क्या हो जाएगी, पावर इज इक्वल टू आई की जगह पर क्या आ जाएगा, ई स्क्वायर आर डिवाइडेड बाय आर प्लस आर का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा। हाँ बच्चे, कोई सवाल है तो यहाँ तक पूछ सकते हो, यहाँ तक किसी बच्चे का कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हो। अच्छा, तीसरे पॉइंट तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तीसरे पॉइंट तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आप लोगों को। अच्छा जी, अब चौथे पॉइंट में प्रॉब्लम आ गई है, कोई बात नहीं, चौथे पॉइंट को हम लोग दोबारा देखते हैं, चौथे पॉइंट को दोबारा से देखते हैं बच्चे। अच्छा जी, चौथे पॉइंट को दोबारा से देखते हैं। चौथा पॉइंट मेरे पास क्या था, द पावर डिलीवर to the circuit is, तो पावर आपके पास क्या थी, P इज इक्वल टू आई वी, जो कि आपने पावर की इक्वेशन पढ़ी थी, द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड वोल्टेज इज कॉल्ड पावर, ठीक है। तो इसके बाद आपने क्या लिखना है जी, फ्रॉम ओम्स लॉ, हाँ जी, करंट और रेजिस्टर एक ही, एग्जैक्टली नहीं, करंट और रेजिस्टर और चीज होती है। फ्रॉम ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर, तो पावर आपके पास क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर आ जाएगा, ठीक है। याद हो कि हमने लास्ट टाइम पावर का जब टॉपिक पढ़ा था उसमें मैंने आपसे ये कहा था, द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट इज कॉल्ड पावर। तो P इज इक्वल टू आई वी आपके पास ये चीज़ आ गई थी। और ओम्स लॉ तो आप सबको बचपन से आता है, नर्सरी क्लास से, तो V इज इक्वल टू आई आर आ जाएगा। तो आप वैल्यूज पुट करोगे तो आपके पास P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर आ जाएगा। अच्छा जी, तो अभी आपने ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई थी, ठीक है। तो अब इसके बाद आपने क्या करना है जी, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। अब आपने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपस में कंपेयर करना है। तो पावर आपके पास क्या हो जाएगी, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर की जगह पर क्या आ जाएगा, आई स्क्वायर की जगह पर क्या आ जाएगा। इस इक्वेशन को जरा ध्यान से देखो। अब आई की जगह पर आपने क्या लिखा था, आई की जगह पर आपने लिखा था आई इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई आर प्लस आर, ये वाली आपके पास इक्वेशन नंबर 1 थी। अब आपने आई की वैल्यू उठा के पुट करनी है। जब आप पुट करोगे तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, आई स्क्वायर की जगह पर क्या आ जाएगा, ई डिवाइडेड बाय आर प्लस आर का होल स्क्वायर, और साथ में आपके पास आर आ गया था। जब आप इस इक्वेशन को ओपन करोगे तो पावर आपके पास बन जाएगा P इज इक्वल टू ई स्क्वायर आर डिवाइडेड बाय आर प्लस आर का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक हो गया, तो ये आ जाएगा। हाँ जी, लिख रहे हैं क्या एग्जैक्टली और शायद आपको याद हो कि आपने कुछ 50,000 साल पहले जब आपका पहला जन्म था, अभी तो आप लोगों का 7वां जन्म चल रहा है, उस वक्त मेरे ख्याल से आप लोगों का पहला जन्म था, और उस जन्म में आपने एक चीज़ पढ़ी थी, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हाँ जी,
ये भी आप लोगों का 7वां जन्म है ना, उस वक्त आपका पहला जन्म था, शायद आप लोगों को ये बात भूल गई होगी। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आपने पढ़ा था। तो यहाँ पर a की जगह पर क्या है, स्मॉल r, और b की जगह पर क्या आ गया, बड़ा r आ जाएगा। तो अब आप इसकी वैल्यूज पुट करो, तो p इज इक्वल टू ई स्क्वायर r डिवाइडेड बाय r स्क्वायर प्लस बड़े R का स्क्वायर प्लस 2 इंटू आर इंटू बड़ा R। खान साहिल, शुक्र करो भाई जी तुम ये इंटरनेट पे मौजूद हो, तुम मुझे क्लासरूम के अंदर मौजूद नहीं हो, वरना अगर तुम मुझे ये कहते ना कि सर मुझे याद नहीं आ रहा, और मैं तुम्हारे ऊपर ऐसी जुगते मारता ना कि तुम कहते सर जी अब मुझे कब्र तक ये चीज़ नहीं भूलेगी, यकीन मानोगे मैं तुम्हें ऐसे जुगते मारता ना कि तुम जिंदगी भर याद रखते। अच्छा जी, अब इसके बाद आपने क्या करना है जी, आपने इसके बाद लिखना है जी ऐड 2r r एंड सब्ट्रैक्ट इट। अब आपने 2r प्लस r को सब्ट्रैक्ट और ऐड करना है, तो पावर आपके पास क्या बन जाएगी, जुगत कहते हैं बच्चे पॉइंट मारना। जैसे अक्सर का लोग एक दूसरे पे पॉइंट नहीं मारते होते, किसी को दबाने के लिए लोग जो है वो पॉइंट्स वगैरह मारते हैं, उसको जलील करते हैं अच्छी तरह से, तो उसको कहते हैं जुगते, जुगत कहते होते हैं उसको। तो पावर क्या आ जाएगी, p इज इक्वल टू ई स्क्वायर r डिवाइडेड बाय r, हाँ तन नहीं, तंज करना नहीं, ये और होता है, r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस 2 इंटू आर इंटू बड़ा R प्लस 2 इंटू आर इंटू बड़ा R माइनस 2 इंटू आर इंटू बड़ा R। यानी जब मैंने क्या किया, ये वाली टर्म तो आपके पास सेम है ना, तो मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर में प्लस 2RR और माइनस 2RR को आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट कर ली, तो क्या मेरे पास कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। तो मेरे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, अब मेरे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, ज़रा ध्यान से देखो, मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी P इज इक्वल टू ई स्क्वायर R डिवाइडेड बाय R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माइनस 2 इंटू स्मॉल r और बड़ा R प्लस 4 इंटू स्मॉल r और बड़ा R आ जाएगा, ठीक है। और जब मैं इसको लिखूंगा तो ये मेरे पास बन जाएगा P इज इक्वल टू ई स्क्वायर R डिवाइडेड बाय, मेरे पास एक फार्मूला बन रहा है ये वाली टर्म, डैट इज R माइनस R का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू R एंड बड़ा R आ जाएगा। हाँ जी, प्लस आता है 4 के साथ एग्जैक्टली, तो ये आ जाएगा आपके पास आउटपुट पावर की इक्वेशन आ जाएगी। अच्छा जी, अब इसके बाद आपने जो सवाल करना था वो आपके पास क्या था, फॉर मैक्सिमम पावर आउटपुट, फॉर मैक्सिमम पावर आउटपुट तो आपके पास मैक्सिमम पावर आउटपुट में क्या होगा, स्मॉल r इज इक्वल टू बड़ा R आ जाएगा। तो पावर आपके पास क्या बन जाएगा, P इज इक्वल टू ई स्क्वायर R डिवाइडेड बाय R माइनस R का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू R इंटू R। तो ये आपके पास बन जाएगा ई स्क्वायर R डिवाइडेड बाय 4R का स्क्वायर, तो एक R आपके पास कैंसिल हो जाएगा। तो पावर मैक्सिमम की आपके पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4R। तो ये आपके पास इक्वेशन है फॉर मैक्सिमम पावर आउटपुट की। यानी आपके पास जब इंटरनल रेजिस्टर एक्सटर्नल रेजिस्टर के बराबर होगा तो उस वक्त आपके पास जो पावर आउटपुट में जाएगी वो आपके पास मैक्सिमम में जाएगी। अच्छा जी, अब हम देखते हैं भाई सर ब्रैकेट वाली वैल्यू कहाँ चली गई। वो ब्रैकेट वैल्यू आपके पास ऐसे चली गई ना, जब आपने
इंटरनल रेजिस्टर और एक्सटर्नल रेजिस्टर को आपस में बराबर कर लिया, तो आपने स्मॉल आर की जगह पर बड़ा आर लिख लिया, तो आर माइनस आर आपके पास ज़ीरो हो जाएगा, टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो पीछे आपके पास ये वैल्यू रह जाएगी। तो पी मैक्सिमम की वैल्यू आपके पास ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4r हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपके पास इंटरनल रेजिस्टर और एक्सटर्नल रेजिस्टर आपस में इक्वल होगा, तो उस वक्त आपके पास जो आउटपुट पावर होगी वो आपके पास मैक्सिमम होगी। ठीक है बच्चे, तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। तो मेरे ख्याल से इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है भी नहीं, बस आप लोगों को ये वाली इक्वेशन जो है वो आखिरी इक्वेशन याद रखनी है, क्योंकि ये आपके एनएमडी गेट के टेस्ट में पूछी जा सकती है। व्हाट इज़ द इक्वेशन ऑफ मैक्सिमम पावर आउटपुट, यही बुक में मौजूद है। तो वो आपके पास क्या बन जाएगा, ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4r, ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है बच्चे, तो अब हम चलते हैं बच्चे थर्मोकपल के बारे में। छोटा सा एक टॉपिक है जिसका नाम है जी थर्मोकपल। ठीक है, इस अच्छा मुबारक हो भाई, खैर है भाई, आपने कॉलेज में 4th चैप्टर स्टार्ट किया, कोई मसले की बात नहीं भाई। भाई जब जिस दिन हमने खींचना शुरू किया ना, तो फिर इंशाल्लाह तुम लोगों को पता ही नहीं चलेगा। मैं तो अभी खुद बड़ा रिलैक्स होकर पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, आराम से उनके कॉन्सेप्ट्स ताकि क्लियर होने चाहिए। तो यहाँ पर आराम से तभी आप लोगों को करवा रहा हूँ ताकि आप मैक्सिमम चीज़ों को गेन कर सको। अच्छा बच्चे, अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, डैट इज अ थर्मोकपल। थर्मोकपल आपके पास क्या है जी, टॉपिक क्या है आपके पास, थर्मोकपल। तो ये आपके पास टॉपिक आ गया। तो सबसे पहले हम वर्ड को देखते हैं भाई। अच्छा, इसका दूसरा नाम आपके पास जो अक्सर औक़ात एंट्री टेस्ट में पूछा जाता है, इसका एक और नाम भी है, और इसका नाम आपके पास क्या है जी, सी बैक अफेक्ट। सी बैक अफेक्ट, ये इसका दूसरा नाम आ जाएगा। थर्मोकपल भी इसको कहते हैं और इसको सी बैक अफेक्ट भी कहते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा। तो कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं बच्चे। पहले से इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं, फिर उसके बाद हम इसको आगे देखेंगे। थर्मो का मतलब क्या होता है जी, हीट, और कपल का मतलब क्या हो गया, टू। ठीक है, तो थर्मोकपल आपके पास क्या होगा जी, इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इट इज अ डिवाइस which convert heat energy into electrical energy। कि ये आपके पास एक डिवाइस होती है जिसकी मदद से आप हीट एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। अच्छा भाई, यहाँ तक तो बात क्लियर होगी। अब हम इसको सॉल्व करने से पहले हम थोड़ा सा प्रीवियस नॉलेज को देखते हैं भाई, कि प्रीवियस नॉलेज आपके पास क्या था, फिर हम इसको आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, अज्यूम करो अगर आपके पास ये एक वायर है, कोई भी आपके पास कॉपर की वायर है या सिल्वर की वायर है, आयरन की वायर है, जो भी आपके पास वायर है, ये आपके पास वो वायर पड़ी है, और आप क्या करते हो, इस वायर का जो पहला हिस्सा है इसको हीट अप करते हो। आपने फायर लगाई और आपने इस वायर को हीट करना शुरू कर दिया। तो जब आप इसके एक हिस्से को, पॉइंट ए को हीट अप करना शुरू करते हो, तो कुछ देर के बाद आप ऑब्जर्व करते हो कि आपके पास हीट जो है वो ट्रांसफ़र होना शुरू होती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, और आपके पास इस वायर का जो दूसरा हिस्सा बी है वो भी हीट अप होना शुरू हो जाता है। अच्छा, अब ये अक्सर औक़ात आप लोगों से ये सवाल पूछा जा सकता है, भाई आपके पास जो हीट ट्रांसफ़र हो रही है फ्रॉम पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ, ये आपके पास किस किस्म की हीट ट्रांसफ़र हो रही है। ऑप्शन नंबर ए, कंडक्शन। ऑप्शन नंबर बी, कन्वेक्शन। एंड ऑप्शन नंबर 3, रेडिएशन। आपके पास जो हीट ट्रांसफ़र हो रही है, तो ये आपके पास किस किस्म की हीट ट्रांसफ़र हो रही है, कंडक्शन की फॉर्म में, कन्वेक्शन की फॉर्म में,
और रेडिएशन की फॉर्म में ट्रांसफ़र हो रही है। हाँ जी अलिशबा, तुम्हारा क्या ख्याल है इस बारे में? हीट जो आपके पास ट्रांसफ़र हो रही है वो किस फॉर्म में ट्रांसफ़र हो रही है? क्या आपके पास कंडक्शन की फॉर्म में, कन्वेक्शन की फॉर्म में और रेडिएशन की फॉर्म में? तो किस फॉर्म में आपके पास ट्रांसफ़र हो रही है? रेडिएशन तो नहीं हो सकता, ठीक है भाई, क्यों रेडिएशन क्यों नहीं हो सकता? कंडक्शन हफ्सा ने कह दिया। तो अलिशबा देखो वो क्या कहती है, क्योंकि मैंने अभी इसको बड़ी थोड़ी जो है वो पॉइंट्स वगैरह मारने हैं। अच्छा, तो अब देखते हैं भाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। और सम टाइम आपके पास एक एंट्री टेस्ट में एक सवाल आया था एनएमडी गेट के टेस्ट में, और वो भी मैं आपको बता दूं, एक एनएमडी गेट में एक टेस्ट आपके पास आया था। सवाल क्या था? हीट ट्रांसफर फ्रॉम सन टू अर्थ in the form of option number A conduction, option number B convection and option number C radiation। तो ये आपके पास एंट्री टेस्ट में सवाल आया था। तो क्या आपके पास हीट जो ट्रांसफ़र हो रही है सन से अर्थ के अंदर, तो वो आपके पास क्या होगा? कंडक्शन होगा, कन्वेक्शन होगा या रेडिएशन होगा? इसके बारे में उसने सवाल पूछा था। तो हम थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। कंडक्शन आपके पास क्या होता है, कन्वेक्शन क्या होता है और रेडिएशन आपके पास क्या होता है, थोड़ा सा हम इसके बारे में इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, ठीक है? अच्छा भाई, अब ज़रा ध्यान से देखो। आपने देखा है कि सपोज करो अगर आपके पास ये घरों के अंदर एक चूल्हा लगा हुआ है, चूल्हा समझते हैं जिसके ऊपर आप लोग खाना वगैरह बनाते हो, तो ये आपके पास चूल्हा लगा हुआ है और इसके ऊपर जो है वो आग वगैरह लगी हुई है, ठीक है? और आप क्या करते हो, इसके ऊपर एक कंटेनर उठा के रखते हो। ये बड़ा सा आपके पास कंटेनर आ गया और इसके अंदर आपने पानी को रखा हुआ है, आपने पानी को रखा हुआ है जी। अब जाहिर सी बात है, जब आप चूल्हे के ऊपर पानी को रखोगे तो कुछ टाइम के बाद आपके पास पानी जो है वो गर्म होना शुरू हो जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपके पास बेसिकली हीट ट्रांसफ़र हुई इस चूल्हे से पानी के अंदर, तो आपके पास जो पानी के अंदर हीट ट्रांसफ़र हुई, तो क्या बेसिकली आपके पास मैस भी ट्रांसफ़र हुआ है क्या? क्या आपके पास मैस ट्रांसफ़र हुआ है क्या? मैस तो ट्रांसफ़र नहीं हुआ। मतलब क्या आपके पास पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह पर गए हैं क्या? पार्टिकल्स तो नहीं गए, सिर्फ और सिर्फ हीट एनर्जी गई है एक जगह से दूसरी जगह पर। तो याद रखना, कंडक्शन में आपके पास पार्टिकल्स कैन नॉट ट्रांसफर, कि आपके पास पार्टिकल्स जो है वो ट्रांसफ़र नहीं होते, लेकिन हीट आपके पास ट्रांसफ़र होती है, हीट ट्रांसफ़र। इस प्रोसेस को आप लोग क्या कहोगे? कंडक्शन कहोगे, ठीक है? जिसमें आपके पास पार्टिकल्स तो ट्रांसफ़र नहीं होते लेकिन हीट आपके पास ट्रांसफ़र होती है। इस प्रोसेस को आपने क्या कह दिया? कंडक्शन कह दिया। अब सवाल बिल्कुल वैलिड है, व्हाट अबाउट कन्वेक्शन? कन्वेक्शन की एग्जांपल क्या होगी? तो कन्वेक्शन की एग्जांपल ये होगी कि सपोज करो अगर आपके पास ये एक कंटेनर है और ये आपके पास हीट का सिंबल आपके पास H होता है, क्यू भी होता है, H भी होता है, क्यू मोस्टली इस्तेमाल करते हैं। आपके पास पहला कंटेनर है और ये आपके पास दूसरा कंटेनर है, और पहले कंटेनर में आपके पास गर्म पानी पड़ा हुआ है जिसको आपने हॉट वाटर का नाम दिया, और दूसरे कंटेनर में आपके पास कोल्ड वाटर पड़ा है। अगर तो मैं हॉट वाटर और कोल्ड वाटर को एक दूसरे के साथ मिला लूं, अगर मैं एक दूसरे के साथ टच कर लूं, तो जाहिर सी बात है पानी तो ट्रांसफ़र नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ हीट ट्रांसफ़र होगी। वो प्रोसेस क्या होगा? कंडक्शन होगा।
लेकिन अगर मैं ठंडे पानी को गर्म पानी के अंदर डाल लूँ, अब आपके पास पार्टिकल ट्रांसफर हुए हैं। तो कन्वेक्शन में क्या होगा? पार्टिकल ट्रांसफर, यस, हीट ट्रांसफर, कि आपके पास पार्टिकल भी ट्रांसफर हुए और हीट भी आपके पास ट्रांसफर हुई। इस प्रोसेस को आप लोग क्या कहोगे जी? कन्वेक्शन कहोगे। अब जरा ध्यान से देखो बच्चे, ध्यान से देखो, सवाल मैंने पूछा हीट ट्रांसफर फ्रॉम सन टू अर्थ, हीट आपके पास ट्रांसफर हुआ फ्रॉम सन टू अर्थ। तो तीन ऑप्शन आपके पास गिवन है। पहला ऑप्शन आपके पास है जी कन्वेक्शन। भाई कन्वेक्शन तो पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि पार्टिकल्स आपके पास ट्रांसफर नहीं हो रहे। अच्छा जी, अब दूसरा ऑप्शन है आपके पास कंडक्शन, कि भाई आपके पास जो है वो हीट ट्रांसफर हो रही है लेकिन पार्टिकल ट्रांसफर नहीं हो रहे। ये आपके पास हो सकता है, ये भी आपके पास इसका पॉसिबल आंसर हो सकता है। लेकिन आपके पास मोस्टली आपके पास जो हीट ट्रांसफर होती है वो आपके पास रेडिएशन की वजह से होती है। इसी वजह से हम लोग कहते हैं जी सन की रेडिएशन, सन की आपके पास क्या होगी? रेडिएशंस होती हैं। तो ये आपके पास रेडिएशन की वजह से आपके पास ट्रांसफर होती हैं। अच्छा जी, सवाल बिल्कुल वैलिड है कि सर व्हाट अबाउट रेडिएशन, कि रेडिएशन आपके पास क्या होगा? तो रेडिएशन आपके पास ये होता है कि सपोज करो अगर आपके पास ये एक कंटेनर है और इसके अंदर आपके पास गर्म पानी पड़ा हुआ है, हॉट वाटर आपके पास पड़ा हुआ है। जब आपके पास पानी गर्म होगा तो ऑब्वियसली आपके पास मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करेंगे। तो जब आपके पास मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करेंगे तो आपके पास एक ख़ास किस्म की रेडिएशन निकलेगी। उन रेडिएशन को आप लोग क्या कहोगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो कि बेसिकली पार्टिकल्स की वाइब्रेशन की वजह से ट्रांसफ़र होती है। अब सन में क्या है? सन में बेसिकली आपके पास पार्टिकल्स होते हैं, डिफरेंट तरह की गैसेस होती हैं और उनका टेम्परेचर आपके पास काफ़ी ज़्यादा होता है। जब टेम्परेचर आपके पास ज़्यादा होगा तो वो पार्टिकल्स आपके पास वाइब्रेट करेंगे। जब ये वाइब्रेट करेंगे तो बेसिकली ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एमिट करवाएंगे और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एमिट करवा के वो आपके पास अर्थ के अंदर जाएंगी। सवाल बिल्कुल वैलिड है सर, फिर तो आपके पास कंडक्शन भी तो पॉसिबल है, कंडक्शन क्यों नहीं होता? आखिर आपने रेडिएशन पे क्यों क्लिक किया, तो आपने इसको कंडक्शन पे क्यों क्लिक नहीं किया? अब कंडक्शन में भी तो पार्टिकल आपके पास ट्रांसफ़र नहीं हो रहे, तो आपने कंडक्शन पे क्लिक क्यों नहीं किया? उसके पीछे मेन वजह यह है कि सूरज के इर्द गिर्द जो एटमॉस्फेयर है वो काफ़ी ज़्यादा कोल्ड है। वो क्या है जी? वो काफ़ी ज़्यादा कोल्ड है। तो आपके पास जो हीट है वो तो इसकी ट्रांसफ़र कर लेगी, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो भाई इस कोल्ड के ऊपर डिपेंड नहीं करती, वो तो लाइट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो इस कोल्ड हिस्से के ऊपर डिपेंड तो नहीं करती, वो तो आपके पास लाइट है। इसी वजह से आपके पास सूरज जो है वो आपके पास रेडिएशन की फॉर्म में एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है। अब हम चलते हैं जी थर्मोकपल की तरफ, कि थर्मोकपल में आपने एक वायर के एक हिस्से को हीट अप करना शुरू किया। तो जब आपने इसको हीट अप करना शुरू किया तो आपके पास हीट ट्रांसफ़र हुई ए से बी की तरफ। तो ये जो हीट आपके पास ट्रांसफ़र हुई ये किस फॉर्म में ट्रांसफ़र हुई? क्या कंडक्शन की फॉर्म में, क्या कन्वेक्शन की फॉर्म में, या क्या रेडिएशन की फॉर्म में? फिर ये कह रही है कंडक्शन की फॉर्म में। अच्छा जी, भाई आपने कहा भाई कि जब आपने इस एक पार्टिकल को हीट अप किया, आपने इस पार्टिकल को हीट अप किया तो इसने अपनी पार्टिकल को, अपनी हीट को दूसरे एटम के ऊपर ट्रांसफ़र किया। फिर दूसरे एटम ने तीसरे एटम की तरफ ट्रांसफ़र किया, तीसरे एटम ने चौथे एटम की तरफ ट्रांसफ़र किया। तो जाहिर सी बात है पार्टिकल्स आपके पास ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा? कन्वेक्शन आ जाएगा। गॉट इट? आपके पास राइट ऑप्शन इसका कन्वेक्शन आ जाएगा। तो आपके पास थर्मोकपल में जो आपके पास हीट ट्रांसफ़र हो रही है वो किस फॉर्म में ट्रांसफ़र हो रही है? कन्वेक्शन की फॉर्म में ट्रांसफ़र हो रही है। और दूसरी बात कि जब आपके पास हीट ट्रांसफ़र हो रही है तो इलेक्ट्रॉन, बेसिकली आपके पास पार्टिकल्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं। जब आपके पास पार्टिकल्स ट्रांसफ़र होंगे तो एज द रिजल्ट आपके पास इस वायर में करंट जो है वो डिटेक्ट होना शुरू हो जाएगा और इस फिनोमिना को आप लोग क्या कहोगे? थर्मोकपल कहोगे। ठीक है,
तो ये बच्चे आपका छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट आ गया अबाउट थर्मोकपल के बारे में। तो किसी बच्चे का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है भाई।